हम अस्थि धातु यह टॉपिक देख रहे थे। उसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अस्थि धातु के गुण, अस्थि धातु की उत्पत्ति, अस्थि धातु का पोषण काल चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता के अनुसार, उसके उपरांत अस्थि धातु के कार्य, अस्थि धातु के प्रकार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अस्थि धातु की उपधातु, अस्थि धातु के मल, ये पॉइंट देखे थे। आज के लेक्चर में हम अस्थि धातु की सारता तथा अस्थि धातु की विकृति, यह दो पॉइंट देखेंगे। तो इसके पहले के जो धातु के अंतर्गत हमने सारता देखी है, उसी के अनुसार हम चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता के अनुसार अस्थि धातु की सारता देखते हैं। उसके उपरांत हम अस्थि धातु की विकृति देखेंगे। तो अस्थि धातु की सारता अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, तो चरक संहिता में इसका जो रेफरेंस आया है वह है चरक विमान स्थान 8/107। चरक विमान स्थान 8वें अध्याय का 107वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है: पार्ष्णी गुल्फ जानो अरत्नी जत्रु चिबुक क्षीरः पर्वस्थूलः स्थूल अस्थि नखदन्तश्च अस्थिसारः ते महोत्सः क्रियावन्त क्लेशसः सारस्थित शरीरा भवन्ति आयुष्यवन्तश्च। चरक संहिता के वृत्ति अनुसार उन्होंने इस सारता के श्लोक में भी, जो श्लोक की पहली लाइन है उसमें शरीर में किस अवयव में अस्थि सारता के लक्षण दिखाई देते हैं ये बतलाया गया है, तथा जो सेकंड लाइन है उसमें ये बताया है कि उसके कारण, अस्थि सारता के कारण क्या गुण हमें दिखाई देते हैं तथा भविष्य में अस्थि सारता की वजह से क्या हमें उपलक्षित होता है, ये बतलाया गया है। तो डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले पहली लाइन देखती है कि उत्तम अस्थि सारता के लक्षण में क्या बतलाया गया है। अस्थि धातु उत्तम सार होने पर उस व्यक्ति की, अब श्लोक के अंतर्गत के बताया पार्ष्णी, पार्ष्णी का मतलब होता है हील, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, जानो, जानो यानी ये नी बोन, अरत्नी यानी एल्बो जॉइंट, चत्रु यानी क्लेविकल्स, चिबुक यानी चीन, शीर। उसके बाद कहा गया है कि पर्वस्थी, तो पर्वस्थी जो होती है ये पर्वों में आते हैं। किसी भी बोन की जो एक्सट्रीमिटीज है उसको पर्व कहा जाता है। तो जॉइन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, स्पेसिफिकली इसमें जो फैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बतलाया गया है, उसको उन्होंने पर्वस्थूला कहा है। उसके बाद कहा है कि नखदंत यानी नाखून और दांत, यह अवयव आकारमान में स्थूल होते हैं। ओके, तो ये जितने भी अवयव बताए गए हैं तो वो स्थूल रहते हैं। तो इसकी स्थूलता हम किस प्रकार से नापेंगे, तो हर जो शरीर का इसके अंतर्गत जो स्थान आया है उसका अंगुली प्रमाण रचना शरीर में बताया गया है। उस रचना शरीर में जो अंगुली प्रमाण बताया गया है उस ग्रंथोक्त अंगुली प्रमाण से इसकी जो व्याप्ति रहेगी, इसकी जो साइज रहेगी वो ज्यादा रहेगी। इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि उसका आकारमान स्थूल है। ये उन्होंने पहली लाइन में बताया है। फिर उन्होंने
जो सेकंड लाइन है वहां पे ये बतलाया है कि ते महोत्साह। महोत्साह का मतलब होता है, इसके अंतर्गत जो उत्साह है, उत्साह का मतलब होता है जो किसी भी चीज करने के लिए एनर्जी लगती है, एनर्जेटिकनेस होता है, इंथुजियास्टिक उत्साह होता है, उससे महोत्साह आया है। तो महोत्साह का मतलब होता है महान उत्साह। तो इसमें इस व्यक्ति में किसी भी क्रिया को करने के लिए जो एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, वो किसी भी चीज़ों में उत्साहवर्धक तरीके से एंटर करेगा या करने की कोशिश करेगा। क्रियावंत, क्रियावंत का मतलब होता है क्रियावान, कामासु। अगर हमने उत्साह के बारे में देखा तो शीघ्र उत्साह ये लक्षण हमें वात प्रकृति में मिलता है। वो किसी भी कार्य में कार्य करने के लिए शीघ्रता से शुरुआत करता है, लेकिन फिर वो कार्य पूरा करेगा ही ऐसा नहीं होता है। लेकिन महोत्साही की बात यहाँ पे क्रियावंत आया है, इसका मतलब इसमें उत्साह तो रहता ही है कार्य करने का। उसके बाद अगर उसने कोई कार्य हाथ में लिया तो वो लगातार करता रहता है, जल्दी उसे थकान नहीं होती है। उसके बाद का जो अलंकार आया है, ये शब्द आया है श्लोक के अंतर्गत का, वो कहा गया है कि क्लेश सहा। तो ये जो व्यक्ति होता है ये क्लेश सहन कर सकता है। तो क्लेश यानी क्या होता है? क्लेश यानी होता है किसी भी कार्य करने के बाद जो पेन होता है, ओके, या फिर किसी भी चीज को सहन करना, टॉलरेंस, इसको कहते हैं क्लेश। तो इनमें ये ज्यादा होता है। अस्थिसारता उत्तम होने से मनुष्य शारीरिक क्लेश सहन करने की क्षमता ज्यादा होने से मनुष्य क्लेश सहा होता है। तो यहाँ पे अस्थिसारता के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है जो उस व्यक्ति में शारीरिक क्लेश होता है उसको सहने की इसमें ताकत होती है। मानसिक क्लेश का यहाँ पे वर्णन नहीं है। यहाँ पे जो वर्णन है वो सिर्फ शारीरिक क्लेश के बारे में कहा गया है। इस वजह से शारीरिक श्रम के काम अथवा व्यायाम ज्यादा प्रमाण में करता है। तो ये जो व्यक्ति होता है ये शारीरिक श्रम के जो कार्य होते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज भी रही तो ये ज्यादा प्रमाण में करता है, कर सकता है, तथा इसकी करने की इच्छा भी होती है। ओके, वो इसमें इंटरेस्टेड भी रहता है, इसीलिए क्रियावंत शब्द आया है। उसके बाद श्लोक में कहा है सार स्थित शरीरम। तो उसका शरीर जो रहता है वो सार स्थित रहता है, यानी अस्थि धातु मजबूत होने की वजह से शरीर ऊंचा बलवान होता है। तो सार अस्थिसार जो पुरुष रहता है वो आपको नाटा या बहुत ही पतला इस प्रकार से नहीं दिखेगा। इनमें जो शरीर होता है वो ऊंचा तथा बलवान रहता है। अस्थि धातु का पोषण उत्तम होने की वजह से अस्थियों की क्षरण कम होता है। तो जो भी हम डे बाय डे वर्कआउट करते हैं, ओके, जो हमारे शरीर की क्रिया चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, ओके, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी बनना और कैटाबॉलिज्म यानी टूटना। तो शरीर जो भी कार्य करता है और उसकी वजह से शरीर का जो विघटन होता है, जो क्षरण होता है, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो क्षरण अस्थियों का अस्थिसार पुरुष में कम होता है, क्योंकि वात और अस्थि इसका आश्रय आश्रय संबंध है। वात बढ़ेगा तो अस्थि कम होगी, अस्थि बढ़ेगी तो वात कम होगा। तो यहाँ पे अस्थि जो होती है वो सारवान होती है, उस व्यक्ति में वात की मात्रा कम होती है, और वात की मात्रा कम होने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर का जो क्षरण होता है वो क्षरण कम होगा, और इस कारण उसका जो शरीर होता है वो सुव्यवस्थित सुगठित हमें दिखाई देगा। इसीलिए व्यक्ति ऊंचा तथा बलवान दिखता है। एंडिंग में कहा है भवंती आयुष्यवंतच्च।
तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताया गया है। तो आयुष्य मंतच ये जो चीजें हैं ये हम नॉर्मल एडल्ट में नहीं देख सकते। जिसका एज बड़ा हुआ होता है उसमें उसकी ये बातें होती है कि आयुष्य मंतच। लेकिन ये देखा गया है कि जो भी व्यक्ति अस्थिसार होता है उस व्यक्ति का जो आयुष्य रहता है, जो उम्र रहती है, वो ज्यादा देर तक वो स्वस्थ रहता है। क्यों? इसलिए कि उत्तम अस्थिसार व्यक्ति में अस्थि धातु का आरोग्य अच्छा रहता है। इसके ऊपर में भी हमने देखा कि वो सार स्थिर शरीर होता है उसका, तो उसका जो आरोग्य होता है अस्थि धातु का वो योग्य होता है। क्लेश सह होने से वजह से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होने से अस्थिसार व्यक्ति दीर्घायुषी होता है। यह क्लेश सह सकता है, टॉलरेबल होता है, और स्पेसिफिकली ये शारीरिक क्लेश के बारे में कहा गया है। उसके कारण क्या होता है, उस व्यक्ति की जो रोग प्रतिकार क्षमता होती है, रोग प्रतिकार शक्ति उस व्यक्ति की ज्यादा होती है और इसके कारण व्यक्ति दीर्घायुषी होता है। यहाँ पे फिर से वही बात आएगी, आश्रय आश्रय संबंध इसका वाद के साथ होता है। तो ये अस्थि योग्य है यानी शरण कम हो रहा है, तो इसका मतलब वाद उस व्यक्ति के शरीर में कम है और उसके कारण उसके शरीर में बनने वाले जो भी धातु होते हैं वो भी अस्थि के साथ साथ इसके बाद की धातु भी उसकी निर्मित जो होगी वो योग्य प्रकार से होगी। और शुक्र धातु के बाद जो हमें ओज मिलता है हम उसकी तुलना रोग प्रतिकार शक्ति के साथ कर सकते हैं या की जाती है। तो अगर अस्थि धातु योग्य तरीके से बनेगा तो उसके बाद बनने वाला मज्जा धातु तथा शुक्र धातु वो भी अच्छा बनेगा, और उससे बनने वाला जो ओज होता है वो भी योग्य बनेगा। जब ओज अच्छे से बनेगा तो उसकी वजह से रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर रोग प्रतिकार क्षमता अच्छी रहती है तो उसकी वजह से किसी भी व्याधियों का अगर शरीर के ऊपर अटैक होता है तो उसको थोपने की, उसको रोकने की क्षमता शरीर की अच्छी होगी, और इस वजह से यह व्यक्ति जो होगा वो दीर्घायुष्य होगा। क्योंकि अस्थि का आश्रय संबंध ये होता है वात के साथ, और उसके बाद जो आने वाले धातु है मज्जा और शुक्र, इन दोनों का आश्रय संबंध होता है कफ के साथ। अगर योग्य रहेगा, कफ के साथ आश्रय संबंध की वो धातु भी योग्य मात्रा में निर्मित होगी, और उसकी वजह से बनने वाले जो ओज है वो भी हमें ताकतवर मिलेगा, और उसकी वजह से रोग प्रतिकारक शक्ति उस व्यक्ति की अच्छी रहेगी। अस्थिसार व्यक्तियों में अस्थि भग्न या अस्थियों के रोग नहीं होते। अब ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि कोई बड़ा आघात आपके ऊपर हुआ है तो अस्थि भग्न होके रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अस्थिसार व्यक्तियों में अस्थि भग्न कम होते हैं। कभी कभी सिंपल छोटी सी भी अगर हो जाती है तो किसी व्यक्तियों में फ्रैक्चर्स हो जाता है। ओके, तो इसका शरीर मानो मजबूत रहता है, इसके वजह से छोटे कारणों से इस व्यक्तियों में फ्रैक्चर नहीं होता है। कंपेयर करेंगे तो अगर जो कराटे फाइटर्स होते हैं उनकी जो अस्थियां होती है वो प्रैक्टिस की वजह से उस तरीके से बिल्ड आउट होती है, तो वो जो क्वालिटी होती है इन व्यक्तियों में वो चीजें इनबॉर्न होती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उनकी अस्थि जो होती है उसमें जो सुशील पार्ट होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है वो कम होता है, और स्ट्राउट पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, मजबूती ज्यादा रहती है, तो उसमें अस्थि भग्न कम होगी। और अस्थि भग्न कब होते हैं सबसे ज्यादा, या फिर अस्थियों के रोग भी कब होते हैं? तो ओल्ड एज में हमें समस्या आती है, क्योंकि ओल्ड एज में वात की वृद्धि होती है और अस्थि का क्षय होता है, तो ये इन व्यक्तियों में कम पाया जाएगा। तो उस वजह से अस्थि भग्न तथा अस्थि की जो व्याधि होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये इन व्यक्तियों में हमें ज्यादा नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद
यहाँ पे एक नोट बतलाई गई है कि ग्रंथोक्त अस्थिसार की तुलना बोन मैरो बोन मास व बोन मिनरल डेंसिटी बराबर कर अस्थिसारता ठहराई जा सकती है। तो जो अस्थिसार व्यक्ति होते हैं उसकी तुलना हम मॉडर्न की जो पैरामीटर्स है, बोन मास, बोन मिनरल डेंसिटी यानी BHD, इनके साथ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक स्टडी का क्षेत्र है, इसके ऊपर स्टडी आगे की जा सकती है। ओके, तो ये बतलाया गया है कि इसके ऊपर स्टडी की जानी चाहिए। ओके, तो आप आगे कर सकते हैं इस प्रकार की स्टडी। इसके बाद हम सुश्रुत संहिता के अनुसार देखेंगे। सुश्रुत संहिता में जो श्लोक बताया गया है वो ऑब्वियसली उनके स्टाइल के अनुसार शॉर्ट में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 35/18, सुश्रुत सूत्र स्थान के 35वें अध्याय का 18वां श्लोक। वहां पे उन्होंने कहा है कि महाशीरः स्कंदम दुरूढ़ दंत हन्वास्थि नखम अस्थि भी, इतना ही वर्णन वहां पे आया है। तो इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि महाशीर होता है, जो शीर के अस्थि होते हैं, ओके, क्रैनियल बोन्स होते हैं, ये बड़े होते हैं। उसके बाद स्कंद जो प्रदेश होता है, जो भुजाओं का प्रदेश होता है, वो बड़ा होता है। उन्होंने इतना ही बताया है। इसके अनुसार जो भी अवयव हमने चरक संहिता में देखे जाए उन सभी का वर्णन यहाँ पे आ जाएगा। जिस प्रकार से ये बड़े होते हैं उस प्रकार से शरीर में जो भी अस्थि से संबंधित ऑर्गन्स हैं वो हमें बड़े पाए मिलेंगे। इतना इस दो शब्दों से ही ये ग्रहित करना है। उसके बाद कहा है दृढ़, मजबूत रहता है। क्या रहता है? दंत हनुअस्थि नख, यानी दंत यानी दांत, हनु का मतलब होता है चिन्ह प्रदेश। तो एक उन्होंने ज्वाइंट लिए है। और उसके बाद कहा है संपूर्ण शरीर की अस्थि तथा संपूर्ण शरीर की अस्थि तथा नाखून। तो ये जो रहते हैं दृढ़ रहते हैं। अस्थि भी क्यों रहते हैं? क्योंकि दंत जो है वो अस्थि का उपधातु है। ओके, दंत कनेक्ट रहता है हनुअस्थि से, इसीलिए उन्होंने वो ज्वाइंट लिए है। उसके बाद अस्थि के अंतर्गत को पूरे शरीर की आ गई अस्थियां। और नखम का है, तो नख जो होते हैं, नाखून जो होते हैं, वो अस्थि का मल है। ओके, तो अगर अस्थि दृढ़ रहेगी तो उसके उपधातु तथा उसके मल ये भी दृढ़ रहेंगे, शरीर में योग्य पाए जाएंगे। तो ये वर्णन सुश्रुत संहिता में आया है। उसके बाद हम आश्रय आश्रयी संबंध जो है अस्थि का, ये कंपेयर विद अदर धातु और मलों के साथ जो दोषों का आश्रय आश्रय संबंध होता है उससे उल्टा होता है। इसीलिए इससे संबंधित जो श्लोक है जहाँ पे बतलाया गया है कि आश्रय आश्रय संबंध तीनों ही दोषों का किस किस के साथ है, इससे संबंधित अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, वो देखते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/26, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 26वां श्लोक। तत्रस्ति स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्तयो श्लेष्मा शेषेषु तेन एषाम आश्रय आश्रयणाम मिथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि इस एक श्लोक में आश्रय आश्रय संबंध जो संबंध होता है तीनों भी दोषों का किसके साथ होता है ये बतलाया गया है। तो आश्रय आश्रय संबंध के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का अगर धातु से संबंधित, मल से संबंधित या फिर दोष के संबंधित ऐसे क्यों या तथा एल क्यों आता है तो उसमें आप ये श्लोक लिख सकते। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक इसमें कहा गया है तत्रस्ति स्थितो वायु, अस्थियों में स्थित होता है वायु।
क्योंकि वायु यानी वात का उसके साथ आश्रय आश्रय संबंध। यहाँ पे वायु का मतलब आपको आकाश और वायु से सम्मिलित जो वायु दो वातदोष बनता है वो लेना पड़ेगा। तत्र अस्ति सितो वायु, तो जो अस्थि बनती है वो वातदोष से बनती है, या फिर वहां पे वातदोष होता है यानी उसका उसके साथ आश्रय आश्रय संबंध होता है। पित्तम तो स्वेद रक्त, पित्तम का जो आश्रय आश्रय संबंध है आपको पता है स्वेद वो रक्त के साथ होता है। श्लेष्मा शिशिशु, श्लेष्मा का किसके साथ है तो शेष के साथ है, यानी रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, उसके बाद ओज भी और पुरुष और मूत्र, इन सभी के साथ कफ का आश्रय आश्रय संबंध रहता है। तेन ऐसा आश्रय आश्रय नामित, इस प्रकार से आश्रय आश्रय संबंध बतलाया गया है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दुष्य, दुष्य किसे कहते हैं तो धातु और मल, इनको दुष्य कहते हैं जो दोष के द्वारा दूषित होते हैं। तो दुष्य यानी धातु और मल की वृद्धि व क्षय कारण जानने के लिए दुष्य का दुष्य व दोषों का आश्रय आश्रय संबंध ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। आपको जब तक आश्रय आश्रय संबंध एक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा या फिर नहीं समझ में आएगा तो ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी। ओके, अगर आश्रय आश्रय संबंध ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप उसके द्वारा चिकित्सा में उसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगर आपको पता होगा कि इस धातु का आश्रय आश्रय संबंध स्पेसिफिक दोष के साथ है तो आप शरीर में यह धातु कम हुए हैं इसके ऊपर से पता कर सकते हो कि उससे संबंधित जो दोष है वो शरीर में विकृत है, या फिर ये दोष शरीर में विकृत है तो उससे संबंधित जो धातु है उसकी भी शरीर में दृष्टि होगी, ये बातें पता होगी। इसीलिए संबंध ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह पता होना चाहिए। हमें सिर्फ कॉन्ट्रास्ट चीज वात दोष मिलती है, क्योंकि वात दोष का अस्थि के साथ जो आश्रय आश्रय संबंध होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी जो पित्त है और कफ है, पित्त का रहता है स्वेद रक्त के साथ और बाकी सबके साथ जो रहता है कफ का, तो ये जो उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर पित्त बढ़ेगा तो उससे संबंधित स्वेद रक्त भी बढ़ेगी, अगर कफ बढ़ेगा तो उससे आश्रय आश्रय संबंध होने वाले सभी धातु रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, मूत्र, पुरुष सब बढ़ जाएंगे। ये हमें उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ वात ही ऐसा होता है, उसका आश्रय आश्रय संबंध जिसके साथ रहता है अस्थि के साथ रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो वात वृद्धि होगी तो अवकाश वृद्धि होगी, अवकाश बढ़ जाएगा, उसके अंतर्गत के अस्थि के अंतर्गत का जो सुशीलता होती है वो बढ़ जाएगी। और वात का क्षय होगा तो अवकाश का क्षय होगा, अस्थि के अंतर्गत की जो अवकाश है ना उसका भी क्षय हो जाएगा। तो ये बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट देखते हैं, अस्थि धातु की विकृति। तो विकृति दो प्रकार से होती है, एक तो अस्थि वृद्धि होती है, नहीं तो अस्थि क्षय होता है। तो सबसे पहले हम अस्थि वृद्धि देखेंगे, उसमें अस्थि वृद्धि के लक्षण। इससे संबंधित जो श्लोक आया है वो सुश्रुत सूत्र स्थान में आया है 15/19, सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। अस्त्य अधिदंतश्च, अस्त्य अधि अस्ति अधिदंतश्च, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको एलेबोरेट और अच्छे से हमें डलहन टीका में इसका एलेबोरेशन मिलता है। तो डलहन टीका में बताया गया है अधि अस्ति इति अधिकास्तिनि अधिदंतानि अधिकान दंतान। यहाँ पे उन्होंने उसको एलेबोरेट किया है,
ये जो रेफरेंस है इसका, डलहन टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 15/14, डलहन टीका की सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय की 14वें श्लोक में ये बतलाया गया है कि अधिअस्ति इति अधिकास्तिनी। इसका मतलब ये होता है कि अस्थि की अधिक मात्रा में वृद्धि होना, यह अध्यस्थि का अर्थ होता है। अस्थि की अधिक मात्रा में वृद्धि होना, नॉर्मल जो अस्थि का, इसके पहले भी मैंने कहा है, आपको पता है कि जो भी अस्थि होती है उसका स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है। ओके, यहाँ पे अस्थि की वृद्धि जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। ओके, अगर हम मॉडर्न के साथ इसका कोरिलेशन करते हैं तो मॉडर्न साइंस में इसकी तुलना बोन स्पोर या फिर कैल्किनियस स्पर के साथ की जा सकती है। स्पर SPUR यानी बढ़ जाना। ओके, तो उसकी आउटग्रोथ निकल आती है। ओके, तो कहाँ पे ये आप पाए जाते हैं ये बताता हूँ कि कॉमन प्लेसेस ऑफ बोन्स पर, तो शोल्डर रीजन में देखे जा सकते हैं, स्पाइन में, हैंड में, हिप में, नी में तथा फिट में। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बोन होता है उसकी आउटग्रोथ निकल आती है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू कैल्सिफिकेशन प्रोसेस। आपको पता है कि बोन में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्सिफिकेशन की वजह से अस्थि व्यतिरिक्त इतर शरीर घटक के आसपास कैल्शियम डिपोजिशन होकर एक आउटग्रोथ निर्मित हो जाती है और उसकी वजह से वेदना व स्तंभ यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो वहां पे पेन होगा और वहां पे बोन की वो साइड नहीं है, लेकिन वहां पे कैल्सिफिकेशन हुआ है, तो वहां पे बोन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। एक तो बोन होता है उससे कुछ आउटग्रोथ निकल के आएगी, या फिर जहां पे बोन नहीं है वहां पे उस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है अस्थि वृद्धि विकृति, ये बहुत ही रेयर मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही रेयरली ये चीज दिखाई देती है। उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया है कि अधिदंतानि अधिकान दंताना, ये भी डलहन टीका के अंतर्गत वहीं पे बतलाया गया है कि सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि इसमें जो दंत होते हैं, आपको पता है जो सेकंड टाइम जो टीथ आते हैं उसकी मात्रा होती है 32, तो उससे ज्यादा रहेंगे। या फिर जो मिल्क के टीथ कहा जाते हैं पहले जो रहते हैं वो 28 रहते हैं, उसमें भी ज्यादा आउटग्रोथ आएगी, टीथ के ऊपर टीथ बढ़ेगा। तो ये जो टीथ की प्रिपरेशन होती है, इस प्रकार की ऐसे आउटग्रोथ होती है, उसमें डेंटिस्ट के लैंग्वेज में इसको हाइपरडोंशिया कहा जाता है। और हाइपरडोंशिया जो होता है, हाइपरडोंशिया का रीजन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, कॉज उसका अननोन है, लेकिन उनका कहना है फाउंड हेरिडिटरी, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन हमें ये चीज दिखाई देती है या फिर दिख सकती है। तो इसको अगर हम जात्यंती प्रकृति के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें तो एक स्पेसिफिक रेस में एक स्पेसिफिक चीज दिखाई देती है और वो उस रेस में कंटिन्यूटी में पाई जाती है। ओके, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अगर जो पंजाबी लोग होते हैं उनकी हाइट ज्यादा रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। ओके, तो उसके लिए वहाँ का वेदर एसेट्रा भी जिम्मेदार रहता है, लेकिन ये उनमें ज्यादातर पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें किसी व्यक्ति में हाइपरडोंशिया होता है तो वो उसके जनरेशन में बार बार दिखाई दे सकता है। ओके, तो उसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न,
लेकिन वो हेरेडिटरी मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार कि जो अस्थिसार व्यक्ति होते, वो अस्थिसार व्यक्तियों की जनरेशन बाय जनरेशन वही सारता आने की वजह से हमें ये लक्षण प्राप्त हो सकता है। अब अस्थिसारता के बारे में, अस्थि वृद्धि के परिणाम स्वरूप अस्थि धातु की उपधातु दंत, इसके ऊपर तो हमने उसका परिणाम देखा, लेकिन उसके जो मल होते हैं, यानी जो बाल बताए गए हैं, केश, श्मश्रु, लोम या फिर नाखून, ये भी ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। ओके, तो ये भी मजबूत रहेंगे और उसकी जो ग्रोथ रहेगी, उसका रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब इसके संदर्भ में एक जो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरी यूजी का, वो बताने की लालसा हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा पास जो बोन सेट था, वो बोन सेट बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़ा अलग था। अलग ये था कि उसके बॉडी की हर एक बोन, फीमर, ह्यूमरस, टारसल्स, कार्पल्स, टिबिया, फिबुला, रेडिसना, सभी बोन जो होते हैं वो ज्यादा मजबूत थे और ज्यादा लॉन्ग थे। ओके, तो ये कह सकते हैं कि वो अस्थिसार व्यक्ति के थे। और उसमें एक स्पेसिफिक चीज थी, उसके जो वर्टिब्रस थे, उसके अंतर्गत के जो लंबर वर्टिब्रस थे, उसमें एक या दो वर्टिब्रस में आउटग्रोथ थी। अब ये आउटग्रोथ होने की वजह से हो सकता है उस व्यक्ति के जीवन काल में उसको उस जगह पे पेन हो या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो क्लेश सहते रहते हैं अस्थि सारे व्यक्ति, तो उनमें हो सकता है वो भी ना हो। तो उसका जो बॉडी प्रदेश था, जो लंबर वर्टिब्रस थे, उसका जो बॉडी रीजन होता है वहां पे आउटग्रोथ थी। तो उस अस्थि के ऊपर से ये समझा जा सकता था कि ये अस्थिसार व्यक्ति है, और उसमें उस प्रकार का लक्षण वहां पे हमें उस अस्थि में दिख रहा था। अब उस वक्त तो ये पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वहां पे मैंने खुद देखी हुई चीज है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये लेकिन जो विकृति होती है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, अस्थि वृद्धि जो होती है यह। अब दूसरी जो है वो है अस्थिक्षय। तो अस्थिक्षय के लक्षण, उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/13। अस्थिक्षय अस्थिक्षूलम दंत नख भंगो रोक्षम च। अस्थि जब क्षय होता है तो उसके वजह से अस्थि शूल होता है। ओके, शूल यानी वात की वृद्धि। मैंने इसके पहले भी कहा है कि जहां पे वात होता है वहां पे पेन होता है। तो अस्थि क्षय हुआ, इसका मतलब वात बढ़ा। वात बढ़ा मतलब जहां पे पेन नहीं है वहां पे पेन क्रिएट होगा। अस्थि का क्षय होगा तो अस्थि में शूल उत्पन्न होगा, और उसके बाद दंत नख भंगो, उसका उपधातु दंत, उसके मल, नख, इसमें भग्नता आ जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि जो उसमें मजबूती होती है वो मजबूती नहीं रहेगी, क्योंकि बनने वाला जो धातु है वो ही क्षय हो रहा है, तो इसमें भी भग्न होगा। ये लक्षण वृद्धत्व में पाए जाते हैं, क्योंकि अस्थि धातु का क्षय होता है, तो इसलिए फ्रैक्चर्स और नख दंत भंग ये लक्षण हमें वृद्धत्व में पाए जाते हैं, और दांत गिर भी जाते हैं। ओके, तो ये अस्थि क्षय होने के कारण होता है। रोक्षंच, तो उस व्यक्ति के शरीर में रूखा बनाता है, जो हमें उसके स्किन के ऊपर, त्वक के ऊपर दिखाई देता है। तो ये सुश्रुत के
श्लोक में बतलाया गया था। उसके बाद हम इससे संबंधित चरक संहिता का श्लोक देखते हैं। चरक सूत्र स्थान 17/67। केश लोम नख श्मश्रु द्विज प्रततम श्रमः ज्ञेयम ज्ञेयम अस्तिक्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव च। चरक सूत्र स्थान के 17वें अध्याय का 67वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि अस्थि धातु के क्षीण हो जाने पर केश लोम नख श्मश्रु यानी सर के बाल, लोम यानी शरीर के ऊपर के बाल, उसके बाद फिर श्मश्रु यानी दाढ़ी के बाल, दाढ़ी मूछ के बाल, तथा जो नख होते हैं, नाखून और दांत होते हैं, सेकंड बार आए हुए, वो भी गिर जाते हैं। ओके, तो ये लक्षण जो होते हैं हमें रुद्रत्व में दिखाई देते हैं। केश लोम नख ये सब गिरने लगते हैं और यही लक्षण हमें वात रुद्धि में भी दिखाई देते हैं। वात रुद्धि में और अस्थि के क्षय में। उसके बाद कहा है कि ज्ञेयम अस्ति क्षय लिंगम संधि शैथिल्यमेव च, यानी जो व्यक्ति होता है उसके कर्म में इस सारता में बताया गया है कि महोत्साह ये लक्षण उत्पन्न होता है। अब जब अस्थि क्षय होता है तो उस व्यक्ति को थकान जो होती है वो ज्यादा आती है और जल्दी आती है, और जो संधियां होती है उसमें जो मजबूती रहती है वो नहीं मिलती है। ओके, वो उसका क्षय हो जाता है। यह हमें अस्थि क्षय में दिखाई देता है। यह लक्षण अस्थि क्षय में हम देख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम इसका कोरिलेशन ऑस्टियोपोरोसिस से कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो ऑस्टियो होता है यानी बोन होता है, उसकी अंदर की जो पोरोसिटी होती है, उसके अंदर का जो वैक्यूम रहता है, उसके अंदर की जो सुशीरता रहती है वो बढ़ जाती है। ओके, और वो हमें मुख्यतः ओल्ड एज में दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त वात की वृद्धि हो जाती है और अस्थि का क्षय हो जाता है। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो ज्यादा डीप में नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें हम स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं। ये सभी की सभी वात के ऊपर की बेस्ट चिकित्सा है, वही हमें उसमें करनी है। और अस्थि पोषक आहारीय घटकों का आहार में ज्यादा से ज्यादा समावेश यह अस्थि क्षय की सामान्य चिकित्सा है। तो वात के ऊपर जो चिकित्सा की जाती है वही चिकित्सा की जाती है, स्नेहन, बस्ती और स्वेदन। और अस्थि का क्षय हुआ है तो उसका पोषण करने वाला जो आहार होता है, जैसे मिल्क रहता है, साबूदाना जो होता है, इसके पहले हम देख चुके हैं, वो आहारी घटक अगर ज्यादा मात्रा में ली जाते हैं और उसका शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसकी वजह से अस्थि क्षय जो हुआ है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे अस्थि धातु ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम इसमें आए हुए जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उन श्लोकों को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो निरुक्ति का श्लोक रहेगा वो निरुक्ति का श्लोक आएगा जो हमने देखा था सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10, जो रक्त से लेकर आपको शुक्र तक मिलेगा। रसद रक्तम ततुर्मास मासात मेद प्रजायते मेदो अस्ति ततो मज्जा मज्जन शुक्रम तुजायते। और इसकी उत्पत्ति का जो स्पेसिफिक श्लोक आया है वो चरक चिकित्सा स्थान 15/30 and 31। ओके, उसके बाद निरुक्ति का श्लोक जो वाचस्पत्यम से आया है, मेदो यस्य अग्निना पक्वम वायुना च अतिशोषितम तदास्ति संज्ञा लब्धे सार सर्वविग्रह।
उसके उपरांत अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान का श्लोक जो चरक संहिता का है, चरक विमान स्थान 5/8 अस्थि महानम स्रोतसाम मेदु मूलम जघंच। ओके, उसके बाद सुश्रुत का श्लोक यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सुश्रुत संहिता के अनुसार अस्थि व स्रोतस उन्होंने माना ही नहीं। उसके बाद जो भानुमति टीका का श्लोक आया था सुश्रुत सूत्रस्थान 15/8 अस्थि धातु का पांचभौतिक संगठन अस्थि पृथ्वी अनिलात्मकम वो आएगा। उसके बाद अस्थि के गुण के लिए जो श्लोक हमने व्युत्पत्ति में देखा था वही श्लोक हमने फिर से उसके गुण के अंतर्गत देखा था, तो वो भी आ जाएगा चरक चिकित्सा 15/31। उसके बाद सुश्रुत सूत्र स्थान के अनुसार अस्थि धातु का उत्पत्ति काल, तो यहाँ पे डलहन टीका का श्लोक आया था सुश्रुत सूत्र स्थान 14/14 तदनंतर ये षड्धातुआ होते प्रत्येकम पंचभी अहोभी संपद्यते। इसका मतलब हर धातु की निर्मिति के लिए सुश्रुत संहिता के अनुसार 5-5 दिन का काल लगता है, तो यह आप हर धातु में लिख सकते हो। उसके बाद अस्थि धातु की कार्य का श्लोक अस्थिनी देह धारणम मज्जम पुष्टि सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7 सभी धातु में आने वाला अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक 11/4 परिणाम जीवनम लेपो धारण पूरण्य गर्भाध्यक्ष धातुनाम श्रेष्ठ कर्म कर्मा स्मृतम धारण उसका कार्य आता है। ये तो सभी धातुओं में लिखा जा सकता है। उसके बाद अस्तु धातु के मल के लिए आड़मल्ल की टीका शारंगधर का 1/5 पांचवें प्रकरण का 16 तथा 17वां 2 शब्दों का श्लोक है। दंत अस्त्याम उपधातु जितनी उसका रेफरेंस है उतने वो श्लोक है। दंत अस्त्याम उपधातु कि दंत उसके उपधातु होते हैं। उसके बाद जो मल का श्लोक आया था जो हमने अष्टांग हृदय शारीर स्थान का देखा था 3/36 and 34 एक इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में कब से लेकर शुक्र तक यानी सभी दोष सभी धातु इसके मल बताए। कफा पित्त मला केशु प्रस्वेदो रखरोमच स्नेहो अक्षी तगुशामोच धातुन नाम कम शुमल। इसका मतलब जो रस धातु से शुक्र धातु है सभी के मल इसके अंतर्गत आ गए, तो ये कोई भी धातु आने के बाद ये श्लोक यूज किया जा सकता है। उसके बाद अस्थि सारता का जो श्लोक हुआ था चरक विमान स्थान 8/107 जो आज देखा। ये सभी जो श्लोक है ये जितने इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उतने ही इम्पोर्टेंट आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू भी है। क्यों है? आखिरी के 2 इम्पोर्टेंट श्लोक देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे। जो अस्थि रुद्धि के लक्षण का श्लोक आया था उसमें डलहन टीका, ओके, डलहन टीका का मैं श्लोक ही डालूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत इजी है, आप लिख सकते हो। डलहन टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 15/14 अध्यस्ति इति अधिदंतास्ति अधिदंतानि अधिकान दंतान। उसके बाद अस्थि क्षय का जो श्लोक आया है, ओके, तो वो चरक सूत्र स्थान 17/67 कीश लोमस मश्रु द्विज प्रततनम श्रमः ज्ञेयम अस्ति क्षय लिंगम संधि शैथिल्यम मेवच। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो इम्पोर्टेंट श्लोक ये इसलिए भी है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विथ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर ये आपको श्लोक पता रहेंगे तो ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। क्योंकि ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ गया तो उससे संबंधित जो व्याधि होती है उसको ट्रीट करने में बहुत आसानी होती है। आधे लक्षण समझते हैं, बाकी के लक्षण हम समझ सकते हैं कि ये होता है। ओके, तो ये श्लोक नॉट ओनली फॉर एग्जाम, फॉर फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है। निरुक्ति और व्युत्पत्ति वो श्लोक उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके कार्य का, सार्था का तथा रुद्धि और क्षय का श्लोक ये बहुत काम में आएगा। पांचभौतिक चिकित्सा के अंतर्गत हमें उसकी जो निर्मित होती है वो किस प्रकार से होती है वो श्लोक कार्य काम में आएगा। ओके, तो फुल ऑफ प्रैक्टिस के तरीके से सोच के उस श्लोक को अगर याद किया तो बहुत सहायता हो। ओके, तो यहाँ पे अस्थि धातु ये पॉइंट समाप्त हो चुका है। इसके नेक्स्ट में हम मज्जा धातु देखेंगे। थैंक यू।